बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1168वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, विकास दुबे कानपुर वाला, पूरी दुनिया अब उसको जान चुकी है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे वाक़यात हमारे न्यूज़ चैनल सुबह से शाम तक दिखा रहे हैं कि कानपुर के करीब एक छोटे से देहात का गुंडा, जिसने दादागिरी भाईगिरी करके उस पूरे एरिया के अंदर ऐसी दहशत फैला कर रखी थी, उसके मरने के बाद वो पूरे इलाके में लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और फिर क्या हुआ, जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाने लगी तो उसके पास में सारे लेटेस्ट वेपन्स मौजूद थे। उसने पुलिस के ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद हमारे देश के पुलिस के 8 जवान उसके अंदर मारे गए। पुलिस के उन जवानों की मौत के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई। उसके बाद में अतराफ़ के जो स्टेट्स है वहाँ की पुलिसें भी सतर्क हो गई। 8 दिनों तक उसकी तलाश जारी रही। फिर पता चला कि उज्जैन के अंदर जो महाकाल का मंदिर है, विकास दुबे वहाँ पे छुपा हुआ था। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पहचान लिया। उसने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस वाले पहुँचे और उन्होंने विकास दुबे को गिरफ़्तार कर लिया। विकास दुबे वो नाम था, बड़े बड़े ऑफिसर्स से उसके रिलेशंस थे, ताल्लुकात थे, जो ख़ुद उस एरिया के अंदर ज़िला परिषद का मेंबर रह चुका था। उसकी बीवी 2 मरतबा ज़िला परिषद की मेंबर थी। उसके अलावा पूरा क्या पूरा उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। उसके बावजूद उसका जो इबरतनाक अंजाम हुआ, उज्जैन से जब यूपी पुलिस उसको कानपुर के लिए लेकर रवाना हुई तो कानपुर में दाखिल होने के बाद, कानपुर तक ये लोग पहुंच चुके थे और वहां जाकर जो है विकास दुबे का इनकाउंटर हो जाता है और पुलिस ये कहती है कि गाड़ी पलट गई, उसने भागने की कोशिश की। अभी ठीक है, जो भी वाक़या हुआ होगा, लेकिन ये जो पूरा किस्सा है विकास दुबे का, ये वाक़या हमको क्या इबरत और नसीहत देता है, हमारे नौजवानों को क्या इबरत और नसीहत देता है? सिर्फ़ और सिर्फ ये कि भाईगिरी दादागिरी की जो कौम है, उसका अंत, उसकी इंतहा, उसका फाइनल डेस्टिनेशन इतना इबरतनाक होता है कि उसके बाद में लोग थर्रा जाते हैं, कांप जाते हैं। और मैं ख़ुद देख रहा हूँ ये चीज़ कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर, जिनके प्रोफाइल्स के ऊपर भाई की झलक सबसे अलग, इस तरह के जिन लोगों ने स्टेटस रखे हुए थे, अपनी अपनी तस्वीरें, हालांकि 35 किलो वज़न नहीं होगा आंग पे। आजकल बहुत लोगों को कौम है ना भाई बनने की, दादा बनने की। 35 किलो वज़न नहीं है आंग पे, वो भी पैजामे कुर्ते के साथ। उसके बावजूद ऐसे ऐसे स्टेटस रखेंगे, आहा हा, आप देखेंगे तो बस हैरत करेंगे। भाई की झलक सबसे अलग, वाह वाह वाह, शाबाश बेटा। तो ये ऐसे जितने भी थे, मैंने देखा बहुत सारे विकास दुबे के इबरतनाक अंजाम से वो अलर्ट हो गए। समझ गए वो कि इस देश के अंदर चाहे कोई कितना भी बड़ा भाई हो, कितना भी बड़ा दादा हो, कितना भी बड़ा वक्त का डाकू हो, खूंखार जो है वो गुंडा हो, डकैत हो, कुछ भी हो जाए, इस देश के कायदे कानून, पुलिस और सिस्टम से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर अगर इस देश में कोई चीज़ है तो वो सिस्टम है, बाकी सब उसके नीचे है। ये इबरत है हमारे लिए। और मेरा ये मैसेज ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के लिए ही दे रहा हूँ जिनको बहुत कौम है, कौम भाई बनने की कौम। आंग पे 35 किलो वज़न नहीं है, भाई बनने का है, दादा बनने का है, लोगों पे दहशत अपनी बिठाने का है, लड़ाई झगड़े करने का है। ऐसी जितने लोगों को कौम है ना, कौम, उनके लिए इबरतनाक वाक़या है ये। कुछ हासिल नहीं है, एक बात याद रखो, कुछ हासिल नहीं है इस देश के अंदर। वो ज़माना गया, वो ज़माना जो फिल्मों में बताते हैं, जो टीवी सीरियलों में बताते हैं, अब वो सब किस्से कहानियाँ हो चुके हैं। जो भाई गुज़र गए, वो ज़माना रहा नहीं अभी। अब का ज़माना डायरेक्ट इनकाउंटर वाला ज़माना है। किसी के बारे में ज़रा भी पता चले कि वो कायदे कानून व्यवस्था के ख़िलाफ़ चल रहा है, डायरेक्ट हम लोग ये देख रहे हैं। मैं विकास दुबे के मरने के बाद में पूरी रिपोर्ट देख रहा था, पूरी रिपोर्ट।
तो उस रिपोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे फिगर आए सामने, तकरीबन 250 से 300 ऐसे गुंडे, ऐसे दादा, ऐसे भाई लोग जो थे उनके ऑलरेडी इनकाउंटर हो चुके थे। उसके अलावा आप सोचो 17,000 से ज़्यादा जो गली के, मोहल्ले के, गांव के, एरिए के जो भाई 35 किलो वज़न लेके घूमने वाले, ऐसे जितने भी भाई थे वो सीधा लाइन पे आ गए। उनको लगा कि कभी भी हमारा इनकाउंटर हो सकता है। डायरेक्ट उन्होंने आत्मसमर्पण किया और उन्होंने कहा कि हमको जेल की सलाखों के पीछे डालो, हम जेल में रहेंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। 17,500 से ज़्यादा ये फिगर मैं देख रहा था। तो पता ये चला ये ज़माना रहा नहीं भाईगिरी का, दादागिरी का। हमारे जो नौजवानों के अंदर कौम होती है ना, कौम बहुत वलवली छूटती दादागिरी की, भाईगिरी की। महल्ले में दादागिरी, गांव में दादागिरी, एरिया में दादागिरी, भाई बनने का बहुत शौक़। या ऐसे जितनों को भी शौक़ है ना, ये उनके लिए इबरतनाक वाक़या है विकास दुबे का। और मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा, अरे तुमको अगर अपनी सलाहियतें दिखाना है तो भारत एक ऐसा देश है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा, 130 करोड़ की आबादी है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके तो आसाम तक पूरा देश आपका अपना देश है। इस देश में अच्छे से अच्छा कारोबार करो, बिजनेस करो, अपना कोई बिजनेस डेवलप करो, अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बनाओ। इस देश के अंदर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अरे आप उसका इस्तेमाल करो, उसको इस्तेमाल करो। आप देखो आप एक कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो, एक कामयाब ताजीर कैसे बन सकते हो, एक कामयाब इंडस्ट्रियल कैसे बन सकते हो। इस देश के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई है। अगर आप करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर भाई बनना है और दादा बनना है तो उसके लिए फिर वही अंजाम होगा जो विकास दुबे का था। और मामूली आदमी नहीं था वो। आपको तो मोहल्ले के कुत्ते भी बराबर से नहीं पहचानते होंगे। मतलब जिसको हमारे ज़माने में भाई बनने का कंड है, वैसों को मैं समझता हूँ गांव के, मोहल्ले के कुत्ते भी बराबर से नहीं पहचानते होंगे। और विकास दुबे तो वो था जिसकी पहचान बड़े बड़े मिनिस्टर्स उसको जानते पहचानते थे। वो खुद पॉलिटिकल लीडर रह चुका था और गरीब आदमी नहीं था वो। दुबई से लेकर तो थाईलैंड तक उसका पूरा इन्वेस्टमेंट फैला हुआ था, करोड़ों रुपयों का। दुबई में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसने, बड़े बड़े शहरों में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था उसका, थाईलैंड तक उसका इन्वेस्टमेंट था, वहाँ पे भी करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था उसने। इतना बड़ा पॉलिटिकल पावर था उसका। और अंजाम क्या हुआ, पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। बेबस और बेकसी के साथ में उस विकास दुबे को, उसके साथ वही इबरतनाक अंजाम हुआ जो अपने भाईगिरी, दादागिरी के बलबूते पर वो दुनिया का करना चाहता था। तो आप सोचो ना, हमारे ज़माने के ये 35 किलो वज़न लेके फिरने वाले जो भाई और दादा है, जिनको गांव के, गली के, मोहल्ले के कुत्ते भी बराबर से पहचानते नहीं हैं, जो खुद उधार की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पता नहीं कितनी होटल वालों के कितने चाय के पैसे, कितने पान की टपरी वालों के गुटखे के और मावे के पैसे इनके ऊपर बाकी रहे होंगे, इनका क्या अंजाम होगा आप खुद मुझे बताइए। तो विकास दुबे जो था, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सका। तो कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। अंजाम अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं कहता हूँ देश में आज़ादी है, अपॉर्चुनिटीज़ है। आप पढ़ो लिखो, अच्छे से अच्छी डिग्री लेना चाहते हैं डिग्री लो, आप अच्छे से अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं बिज़नेस करो। उसके लिए आपके लिए मैदान खुले हुए हैं। गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है और लोन के लिए गवर्नमेंट ने जो है ऐसे अभी लोन, अभी ये जो 20 लाख करोड़ रुपयों का पैकेज का जो ऐलान हुआ, उसमें सारे लोगों के लिए लोन की फैसिलिटीज़ है। शेतकरी के लिए है, छोटे कारोबार करने के लिए है, दुकानदार के लिए है, यहाँ तक कि किसी का कोई कारोबार नहीं है और अगर वो खुद भी ऐसा लोन लेना चाहता है, भाई ये हालात की वजह से मुझे लोन चाहिए, जब मेरे हालात दुरुस्त होंगे मैं बाद में दे दूंगा, तो भी बैंक आपको, कोरोना का भी एक लोन गवर्नमेंट ने घोषित किया है। आप बताओ ना मुझे, आपकी गवर्नमेंट आपको इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है, एजुकेशन में इतनी आसानियाँ। अगर आपने 4वीं पास किया था तो आप जो है उसके बलबूते पे 10वीं कर सकते हो, 10वीं के बलबूते पे 12वीं, उसके बलबूते पे ग्रेजुएशन, LLB। आपको पता है
दुनिया में सबसे सस्ता एजुकेशन पूरी दुनिया में कहाँ है? वो हमारे देश भारत के अंदर है। जितना सस्ता एजुकेशन भारत में है पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगर वहाँ पे ग्रेजुएशन करना है तो 50 लाख रुपये की आपकी तैयारी होना चाहिए, सादा ग्रेजुएशन। और अगर साइंस से करना चाहते या LLB और डॉक्टरेट करना चाहते तो कम से कम करोड़ों में आपकी तैयारी होना चाहिए, अगर आपको UK के अंदर या USA के अंदर पढ़ाई करना है तो। ये हाल है दुनिया का। और हमारे देश के अंदर, हमारे अपने मुल्क के अंदर LLB की फ़ीस कितनी है? मुश्किल से 3,500 रुपये साल की, पूरे अगर साल की आपने जोड़े, और अगर आपने उसमें भी अपनी गुर्बत का, फाका कशी का सर्टिफिकेट जोड़ दिए कि मैं गरीब हूँ, मेरे बाप की कमाई नहीं है बराबर से, तो वो भी आपका मुफ्त में हो जाएगा। और इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए? आप रोज़ाना कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते हो, घर पे ही बैठे हुए हैं, तो भी गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटीज़ दी है कि जो आप जो है फासिलाती एग्ज़ाम उसे कहते हैं, जिसे मराठी के अंदर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं और मराठी में उसे मुक्त विद्यापीठ कहते हैं। आप अपने घर से बैठे बैठे यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ, मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी, अरे आप घर पे बैठे बैठे जो है ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी सहूलतें हैं। अब दो चॉइस में से हमको चॉइस चुनना है। या तो एक तरफ हमारे लिए इस मुल्क में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी को संवारना है, अपना बिज़नेस अच्छा डेवलप, अच्छे से अच्छा। अरे 130 करोड़ लोगों के देश में तुम रहते हो, इस देश में अगर पत्थर भी आप बेचना चाहे तो बेच सकते हो। और मैंने देखा हूँ लोगों को पत्थर बेचते हुए। एक चौक में, एक चौराहे पर एक आदमी 10 रुपये में एक पत्थर बेच रहा था, और वो ये बोलकर बेच रहा था कि इस पत्थर में हर बीमारी से शिफा है, इसको रगड़ के घुटनों पे लगाए तो घुटने का दर्द दूर, सर पे लगाए तो सर का दर्द दूर, ये किए तो उसका दर्द दूर। आपको पता है वो पत्थर बेचने वाले का पत्थर ख़रीदने के लिए मैंने लाइन से लोगों को खड़े होते हुए देखा हूँ, लाइन से। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे, मेरे बाजू में बैठ के मेरे से कहा, मौलाना देखिए, बोले अक्लमंदों के बाज़ार में पत्थरों की दुकान देखे, बोले ये हाल है। बोले अगर कोई पत्थर भी यहाँ पे बेचना चाहे तो फतरे भी बेच सकता। पत्थर, मैं पत्थर की बात कर रहा हूँ। और लाइन लगाकर, लोगों को लाइन लगा के खड़े करना पड़ा हर आदमी को। एक पत्थर की कीमत थी 10 रुपये, और कम से कम उसने जो है 1000 पत्थर वहाँ पे बेचा होगा। आप मुझे बताइए, सीमेंट की जो गोनियाँ होती है ना, वो भर भर के लेकर आए थे हजरत ने, पूरा टेम्पू खड़ा हुआ था पीछे, और लोग लाइन लगा के बरकत और तबर्रुक के तौर पे पत्थर ले रहे थे। 130 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है। यहाँ पे कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कुछ भी आप करना चाहो, अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। हज़ारों मिसालें हैं मेरे पास में आपको बताने के लिए कि जिन्होंने यहाँ पे मेहनतें की, वड़ा पाव का गाड़ा लगाते थे, आज उनके वड़ा पाव का ब्रांड बन चुका है दुनिया भर के अंदर। ऐसे भी लोग मौजूद हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त रहेंगी तमाम सुनने वालों से, ये विकास दुबे और ऐसे जितने भाई लोग, इनके जो इबरतनाक अंजाम है ना, कोई कितना भी बड़ा भाई हो, अपने महल्ले का, एरिए का, गांव का, ज़िले का, कहीं का भी भाई हो, भाईगिरी का आखिरी अंजाम वही होने वाला है जो अंजाम विकास दुबे का हुआ। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमको हमारे मुल्क में एक पुरअमन शहरी बनकर, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनकर, देश के कायदे कानून को सम्मान देते हुए, देश में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनका इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा भारतीय नागरिक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।